अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। प्रोग्राम बादशाह वक्त के आज के एपिसोड में सल्तनत उस्मानिया के उस बादशाह के बारे में बात करेंगे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के सबसे अजीम हुक्मरान का खिताब दिया गया है। जी हाँ, आज बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 10वें हुक्मरान सुलेमान अव्वल या सुलेमान फर्स्ट, जिन्हें लक़ब दिया गया सुलेमान द मैग्निफिशेंट का। वो सुलेमान फर्स्ट ही हैं जिन्होंने अपने 46 सालों की यानी 46 ईयर की हुक्मरानी में बेमिसाल अदल व इंसाफ और बेहतरीन इंतज़ाम की बदौलत पूरी इस्लामी सल्तनत को खुशहाली और तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया था। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए कानून साजी का जो खुसूसी अहतमाम किया, उसकी बिना पर तुर्क उन्हें सुलेमान क़ानूनी के लक़ब से याद करते हैं, जबकि मगरब यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी उनकी अज़मत का इस कदर एतराफ़ करता है कि मगरबी राइटर्स उन्हें सुलेमान ज़ीशान या सुलेमान आलिशान और सुलेमान आज़म कहकर पुकारते हैं। उनकी हुकूमत में सरज़मीन हिजाज, तुर्की, मिस्र यानी इजिप्ट, अलजायर यानी अल्जीरिया, इराक़, कुर्दिस्तान, यमन, शाम यानी सीरिया, बैतुल मुक़द्दस, खलीज फ़ारस और बहर रूम के साहिली इलाक़े, यूनान यानी ग्रीस और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हंगरी शामिल थे। सुलेमान 6 नवंबर 1494 यानी 1900 हिजरी में पैदा हुए। उनके वालिद सलीम अव्वल यानी दौलत उस्मानिया के 9वें सुल्तान थे, जबकि वालिदा का नाम आयशा हिफ्सा सुल्तान था। सलीम अव्वल ने 8 साल तक हुकूमत की थी। सुलेमान ने अपने वालिद से 16 साल तक जंगी फ़नून यानी जंगी आर्ट की तरबियत हासिल की। सलीम फर्स्ट ने अपने बेटे यानी सुलेमान आज़म को दीनी व दुनियावी तालीम दिलवाने का भी एहतमाम किया था। 7 साल की उम्र में सुलेमान को साइंस, हिस्ट्री, अदब, अलहियात और जंगी फ़नून सीखने के लिए तोप कापी महल कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल में भेजा गया था। जवानी के दौर में उनकी दोस्ती पारगली इब्राहिम से हो गई थी, जो एक गुलाम थे और बादअज़ा आगे चलकर उनके सबसे बाएतमाद मुशीर यानी एडवाइज़र बने। सुलेमान की इंतज़ामी सलाहियतों को उस वक्त पहचान मिली जब उन्हें मुख्तलिफ सूबों में हाकिम मुकर्रर किया गया। सबसे पहले उन्होंने अपने दादा सुल्तान बायज़ीद सानी के ज़माने में कुफा के संजक सूबे में हुक्मरानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने मुगनीसिया, अदरना और शाहरुखान की हुक्मरानी की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। सलीम फर्स्ट ने जब ईरान पर हमला किया तो सुलेमान ही नायब की हैसियत से कुस्तुनतुनिया में मौजूद थे। सुल्तान सुलेमान 26 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। बायज़ीद सानी की उम्र में, जब उनकी उम्र बहुत कम थे, वो मुख्तलिफ सूबों के हाकिम रह चुके थे। फिर जब सुलेमान अव्वल ने ईरान पर हमला किया तो सुलेमान को नायब सल्तनत की हैसियत से इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में छोड़ गए। उसके बाद जंग मिस्र के दौरान वो अदरना के हाकिम बने थे और फिर सलीम फर्स्ट के अहद के आखिरी 2 सालों में विलायत सादर खान का इंतज़ाम उन्हीं के सुपुर्द था। जब सलीम फर्स्ट के इंतकाल के बाद सुलेमान तख्त पर विराजमान हुए तो एक कामयाब, सबर वाले और लायक फरमारवां की शोहरत हासिल कर चुके थे। ज़ाती अज़मत में वो अपने तमाम तर पेशरों से यानी अपने पहले से हाकिमों के सबसे बड़े थे और फतूहात और सल्तनत को बढ़ाने के लिहाज से भी अपने पुराने हाकिमों पर सबकत ले गए। इस अहद में सल्तनत उस्मानिया अपनी इंतहाई हद कमाल तक पहुँच गई। सुलेमान फर्स्ट की ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल बेदाग थी। वो अपने रहम व करम के लिए ख़ास तौर पर मशहूर थे। उनका इंसाफ मखसूस शिवा था और उनकी अदालत में नस्ल, रंग व मज़हब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। रियाया की फलाह व बहबूद उनके लिस्ट में सबसे ऊपर थे। चुनांचे जब वो तख्त नशीन हुए तो तमाम रियाया की नज़र में वो नौजवान सुल्तान का, जो अपने अखलाक, बहादुरी, इंसाफ, रहमदिली और दानिशमंदी की बिना पर हद दर्जा हर दिल अजीज़ बन गए। अपनी हुकूमत के पहले ही साल में उन्होंने इंसाफ और रहमदिली की ऐसी मिसालें पेश की जिससे उनके आइंदा तर्ज अमल से मुताल्लिक़ निहायत ही खुश आइन तौक़ात कायम की जाने लगे। उनके हुक्म से सल्तनत के बाज़ आला हुक्काम बददियानती और जुल्म के जुर्म में गिरफ्तार किए गए और उनको सख्त सज़ाएँ दी गईं। इन वाक़यात की खबरें तमाम सल्तनत में पहुंची और रियाया को अपनी जान व माल की तरफ से इत्मीनान हो गया। सुलेमान ने तमाम सूबेदारों के पास फरमान भेजे कि रियाया के साथ किसी किस्म की ज़्यादती इख्तियार ना की जाए और अमीर व गरीब, मुस्लिम व गैर मुस्लिम के साथ यकसां तौर पर इंसाफ किया जाए। इन अहकाम के निफाज से हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभालने के फौरी बाद इंसाफ के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क न करने वाले रियाया की भलाई के लिए हाकिमों को सख्त अहकामात देने से उन्होंने रियाया के दिलों में जगह बनाई। अपनी सल्तनत की बुनियाद को मजबूत करने के बाद उन्होंने अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने का यानी वसअत देने का सिलसिला शुरू किया।
سلیمان اعظم کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت ہی اہم دور ہے۔ اپنے والد سلیم فرسٹ کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالنے اور رعایا کے دلوں میں جگہ بنانے کے بعد سلیمان اعظم کو کوئی خطرہ نہیں تھا سوائے عیسائیوں اور مغرب کی اسلام دشمن طاقتوں کے۔ سلطنت عثمانیہ اور مغرب کی عیسائی طاقتوں کے درمیان پچھلے 40 سالوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کے ساتھ محدود تھی۔ سلیم اول کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کو نکالا جا چکا تھا اور وہاں کی مختلف عیسائی ریاستیں ایک جٹ ہو کر ایک حکمراں کے زیر حکومت آ چکی تھی۔ فرانس بھی اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلینڈ اور سلطنت آسٹریا میں بھی اسلام دشمن طاقتیں ظاہر ہو چکی تھی۔ یعنی مجموعی طور پر سلطنت عثمانیہ جن عیسائی سلطنتوں اور دشمن اسلام کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، ان کے پاس بڑی بڑی فوج جمع ہو رہی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھی۔ آتش گیر ہتھیاروں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا تھا۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ کی عیسائی سلطنتیں مذہبی جوش سے بھری ہوئی تھیں اور آپسی دشمنیوں کے باوجود تمام عیسائی سلطنتیں عثمانیہ کے خلاف جمع ہو گئی تھی۔ مثلاً کنگ چارلس ففتھ جو یورپ کے آدھے سے زیادہ حصے پر حکمراں تھا، جس میں موجودہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ اور جرمنی شامل تھے۔ ادھر انگلینڈ میں ملکہ الزبیتھ فرسٹ حکمراں تھی اور ہنگری پر شاہ لوئی کی حکمرانی تھی۔ یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا۔ فرانس، انگلینڈ اور آسٹریا نے اپنے آپسی اختلافات ختم کر لیے تھے اور عیسائی طاقت متحد ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلیمان اعظم کے لیے چارلس اور اس کے ساتھیوں سے لڑنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر یعنی سیریا و ایجپٹ میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ رہتا تھا۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 26 سالہ دور حکومت میں سلیمان اعظم کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے۔ سلیم فرسٹ کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی تھی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ ان جھڑپوں کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو بلقراد یعنی بلگریڈ اور زباکس کے سرحدی قلعوں کو فتح کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی سیکنڈ کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج یعنی ٹیکس کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے نمائندوں کو ہی قتل کرا دیا۔ سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے فوجی سرداروں نے زباکس اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلیمان خود بلغراد کی طرف بڑھے اور اس شہر کے اطراف جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اپنے خیمے نصب کر دیا۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان 927 ہجری یعنی 21 اگست 1521 یعنی 1521 کو بلگریڈ کو فتح کیا گیا۔ اس فتح کے بعد نہ قلعے کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا اور نہ ہی شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجا یعنی چرچ میں نماز ادا کی اور اس عظیم و شان عیسائی عبادت خانے کو خدائے واحد کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بلگریڈ میں ایک ترکی دستہ تعینات کیا اور قلعے کو دوبارہ مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوئے۔ بلگریڈ کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ یہاں ایک خاص بات بتانا چاہتے ہیں کہ بلگریڈ کی فتح کا اثر یہ ہوا تھا کہ جمہوریہ وینس یا ریپبلک وینس نے دوبارہ خود کو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار یعنی سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر رضامندی حاصل کر لی تھی اور جزائر قبرص یعنی سپرس کا ٹیکس ڈبل کر دیا گیا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتح سلطان محمد کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ سلطان فاتح جب مغرب کی طرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے تب انہیں بلغراد یعنی بلگریڈ میں ہار ملی تھی۔ اس کے علاوہ یونان کی آئی لینڈ رودوش میں بھی سلطان فاتح کو شکست اٹھانی پڑی تھی، لیکن سلیمان اعظم کے دور میں بلگریڈ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے سلطان محمد فاتح کی شکست کا داغ تو دھو دیا تھا، تو وہیں ایسے ہی دوسرے داغ بھی دھونے کے لیے
बेकरार भी थे। सुलेमान आज़म ने यूनानी आइलैंड रोदोश को फतह करने का आगाज़ किया। यूरोप में दाखिले के लिए रोदोश की फतह सल्तनत उस्मानिया के लिए ज़रूरी भी थी, लेकिन सुलेमान आज़म को इसे जल्दी फतह करने की इसलिए भी फिक्र थी क्योंकि यहाँ यूनान के जहाज़ सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में आए अल्जीरिया और अनातोलिया की सरहदों पर काफ़ी लूटमार मचाए रहते थे। चुनांचे सुलेमान ने 300 जहाज़ों का उस्मानी बीड़ा कुस्तुनतुनिया से रोदोश की जानिब रवाना किया। साथ ही वो खुद भी 1,00,000 फौज लेकर एशियाई कोचक के मगरबी साहिल की तरफ बढ़े। बहरी और बर्री यानी ग्राउंड आर्मी और नेवी की जमा होने की जगह खलीज मारमरिस करार पाए, जो रोदोश के करीब में वाक़ है। 4 रमज़ान 928 हिजरी मुताबिक 28 जुलाई 1522 को सुल्तान रोदोश के साहिल पर उतरे और 1 अगस्त 1528 को रोदोश का मुहासरा शुरू हुआ, जो करीब 5 महीनों तक जारी रहा। रोदोश की फ़ौज ने निहायत बहादुरी के साथ अपने शहर का डिफेंस किया, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर फोर्स के आगे मजबूर होकर बिलाकर 25 दिसंबर 1522 को हथियार डाल दिया। सुलेमान ने जब रोदोश फतह किया तो उनके खिलाफ लड़ने वाली अफवाज, आम शहरी, ख़वातीन और ईसाई राहब खौफज़दा थे कि उनके साथ मुसलमान क्या सलूक करेंगे, सुलेमान आज़म उनके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। लेकिन सुलेमान आज़म ने उनके साथ जो इंतहाई खुश अखलाक़ी और रहमदिली का सलूक किया वो तारीख़ में दर्ज है। उन्होंने फ़ौज के लड़ाकों को इजाज़त दे दी कि 12 दिनों के अंदर अपने तमाम तर हथियारों और सामानों को लेकर अपने ही जहाज़ पर रोदोश से चले जाएं और अगर ज़रूरत समझे तो उस्मानी जहाज़ों को भी काम में लाया जाए। दूसरी जानिब रोदोश के बाशिंदों को सुल्तान की रियाया बनने के बाद पूरी मजहबी आज़ादी दे दी गई थी। सुल्तान ने वादा किया था कि उनके कलीसाओं यानी चर्च को कोई इंतकाम उनसे नहीं लिया जाएगा, उनके बच्चे वालिदैन से छीने नहीं जाएंगे और 5 साल तक उनसे किसी किस्म के टैक्स का मुतालबा नहीं होगा। सुल्तान ने अपनी फ़ौजें किले से चंद मील के फासले पर हटा ली ताकि लड़ने वाली फ़ौज के जंगजू अमन व सुकून के साथ किले से निकल जाए। यहाँ एक बार बताना चाहते हैं कि सुल्तान सुलेमान की ज़ाती फ़ौज एनीचेरी सख्त रोकथाम के बावजूद बेकाबू हो गई और शहर में दाखिल होकर थोड़ी देर तक लूटमार करती रहे। एनीचेरी तुर्की की ज़बान में नई फ़ौज को कहते हैं। हालांकि इस लूटमार को सुलेमान ने फौरी दबा दिया और फिर पूरी दयानतदारी के साथ अपने वादे पूरे किए। बेलग्रेड और रोदोश की फतह के बाद हंगरी, सिसिली और इटली के रास्ते सुलेमान के लिए खुल गए, लेकिन इजिप्ट की बगावत और एशियाई कोचक की शोरिश के बाद उन्हें पहले मशरिक़ की जानिब मुतवज्जो होना पड़ा और यूरोपियन सल्तनत को 2 साल की मोहलत मिल गई। अहमद पाशा ने, जो खैर बे के इंतकाल के बाद 1522 में मिस्र के हाकिम मुकर्रर हुए थे, सुलेमान के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को ख़त्म करने के लिए सुलेमान ने एक फ़ौज मिस्र रवाना की। अहमद पाशा को शिकस्त हुई और कत्ल कर दिए गए। इसके बाद सुलेमान ने सदर आज़म इब्राहिम पाशा को हुकूमत मिस्र के इंतज़ाम व इस्तेहकाम के लिए तैनात किया और ख़ुद सल्तनत के दाखिली इंतज़ामात की तरफ मुतवज्जो हो गए। अहमद पाशा वही हैं जिनसे बचपन से सुलेमान आज़म का लगाव था और आगे चलकर वो उनके मुशीर ख़ास यानी ख़ास एडवाइज़र बने थे। बहरहाल 1.5 साल की मुद्दत गुजर चुकी थी और एनीचेरी को अमन का यह ज़माना नहायत ही नागवार गुजर रहा था। चुनांचे सुलेमान, जो शिकार की गैर से अदरना गए हुए थे, उनकी गैर हाजिरी में एनीचेरी यानी उनकी नई फ़ौज ने कुस्तुनतुनिया में बगावत कर दी और मिनिस्टर्स और दूसरे बड़े बड़े ओहदेदारों के मकानात लूट लिए। ये खबर सुनकर सुलेमान अदरना से कुस्तुनतुनिया लौटे और इस शोरिश को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बागियों के बाद सरदारों को कत्ल करा दिया, 2 को अपने हाथ से कत्ल किया और फिर से आम सिपाहियों को इनाम व इकराम देकर एनीचेरी बगावत का खात्मा कर दिया। एनीचेरी की बगावत के बाद सुलेमान को तजुर्बा हो गया था कि सल्तनत के अमन के लिए एनीचेरी यानी नई फ़ौज को जंग में मसरूफ़ रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने हंगरी को फतह करने की मुहिम छेड़ दी। दरअसल पेविया की जंग में हार के बाद शहंशाह चार्ल्स फिफ्थ ने शाह फ्रांस को कैद कर लिया था और शाह फ्रांस ने सुलेमान से हंगरी पर हमला करने की दरख्वास्त की थी ताकि चार्ल्स फिफ्थ को अपनी तवज्जो फ्रांस से हटाकर हंगरी की तरफ करनी पड़े। इस वजह के बिचमोल दिगर मफादात के खातिर सुलेमान आज़म ने हंगरी पर 1,00,000 फौज और 300 तोपों के साथ हमला कर दिया। 2 घंटे से भी कम वक्त में हंगरी उस्मानी सुल्तान सुलेमान के आगे हार गया। इस जंग में हंगरी का शाह लुई, उसके खास मददगार और 24,000 सिपाही मारे गए थे। लुई भागता हुआ दरिया में डूबकर मर गया था। इस जंग में फतह के बाद सुलेमान हंगरी के अहम शहर बुडापेस्ट पहुंचे। यहाँ के शहरियों ने हथियार डालकर सुलेमान के लिए दरवाजे खोल दिए।
शाह लुई बे औलाद मर गया था, इसलिए ट्रांसिल्वेनिया का गवर्नर कांट ज़ापोलिया को हंगरी के तख्त पर बिठाया गया और सल्तनत उस्मानिया की इताअत का हल्फ लिया गया। अभी हंगरी की जिम्मेदारियां सुल्तान सुलेमान बांट ही रहे थे कि उन्हें एशियाई कोचक में बगावत की खबरें मिली तो फौरन कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गए। इधर हंगरी में ज़ापोलिया के खिलाफ ईसाई बादशाह फर्डिनेंड ने जंग छेड़ दी। ज़ापोलिया को शिकस्त हुई और वो भागकर सुलेमान की खिदमत में मदद की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ। उसके बाद 10 मई 1529 यानी 1529 को सुलेमान आज़म 2.5 लाख फौज और 300 तोपों के साथ हंगरी में दाखिल होकर 3 सितंबर 1529 को पायतख्त बुदा पहुंचे और उसका मुहासरा कर लिया। 6 रोज़ में बुदा फतह हो गया और ज़ापोलिया दोबारा तख्त पर बिठा दिया गया। इसके बाद सुलेमान ऑस्ट्रिया के मशहूर दारुल सल्तनत वियना की तरफ बढ़े। मौसम की खराबी, रसद की कमी, रास्तों की खराबी की वजह से सुल्तान को बड़ी तोपें हंगरी में ही छोड़नी पड़ी थी, जिसकी वजह से वियना का मुहासरा बेनतीजा रहा। ईसाइयों के दिल की बीचों बीच रहने वाले शहर वियना का मुहासरा 3 सालों बाद सुल्तान ने फिर किया। ऑस्ट्रिया का रुख किया, लेकिन सिर्फ एक मुकाम गोंस फतह करने में 3 महीने लग गए। लेकिन यूरोप के दिल वियना तक मुसलमानों के कदम पहुंचने की वजह से यूरोप पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया में कई इलाके उन्होंने फतह किए और फिर ऑस्ट्रिया से सुलह के बाद वो वापस कुस्तुनतुनिया आ गए। कुछ अरसे बाद हंगरी में जब ज़ापोलिया का इंतकाल हो गया तो फर्डिनेंड ने फिर बगावत की। इस बगावत को दूर करने के लिए सुल्तान सुलेमान दोबारा बुडापेस्ट की तरफ बढ़े, कई शहर फतह किए और उन्हें सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया, लेकिन ट्रांसिल्वानिया को छोड़ दिया और ये शहर ज़ापोलिया की बेवा मलिका इज़ाबेला को दे दिया गया। इस्लाम दुश्मन ताकतों से जंगों के दरमियान हमेशा मसरूफ़ रहने वाले सुलेमान की ज़िंदगी में अगरचे मुख्तसर राहत के वक्फे आए, लेकिन जिहाद को जो जज्बा सुलेमान के सीने में था उसने उन्हें आखिर वक्त तक मैदान जंग में मसरूफ़ रखा। हत्ता कि जंग के दौरान ही उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा था और शहीद हो गए। दरअसल 1565 यानी 1565 में ऑस्ट्रिया से जंग फिर शुरू हो गई थी, जिसमें ईसाइयों ने कुछ कामयाबियां हासिल की। सुल्तान उस ज़माने में बीमार थे, उन्हें गठिया की शिकायत थे। इसके बावजूद मर्दाना वार अफवाज की क़यादत के लिए निकल आए। ऑस्ट्रिया के किले सुगतवार का मुहासरा 2 अगस्त 1565 को शुरू हुआ और 8 सितंबर तक जारी रहा। किला फतह हो गया उस वक्त जब इस्लामी लश्कर कामयाबी के झंडे लहराता हुआ किले में दाखिल हो रहा था, लेकिन सिपाही इस गमगीन हकीकत से बेखबर थे कि उनका महबूब सुल्तान अब उनके दरमियान नहीं है, बल्कि वो 9 और 10 सिफर बमुताबिक 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात ही उन्हें छोड़कर अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला है। सुल्तान की वफ़ात की खबर वज़ीर आज़म सुकुल लिली पाशा ने जानबूझकर राज में रखी और फतह के बाद उसे आम किया। फतह के शादियाने फ़ौरन खामोश हो गए और फ़िज़ा सोगवार हो गई। सुल्तान की मैयत वापस कुस्तुनतुनिया लाई गई, जहाँ खुद उनकी तामीर करदा मस्जिद सुलेमानिया में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सुलेमान आज़म वो बादशाह थे जिन्होंने टैक्स की हद खुद मुकर्रर की थी, किसानों को खेती की ज़मीन का मालिक बना दिया था। किसानों को मैसर सहूलियात की वजह से हंगरी के इलाकों में मुकीम ईसाई किसान भी भागकर मुसलमानों के इलाके में आबाद हो गए थे। कुस्तुनतुनिया में एक बड़ी नहर जारी करवाई और मक्का मुकर्रमा की पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। बड़े शहरों में अस्पताल कायम किए और पुल बनवाए। मक्का मुकर्रमा में चारों फ़िक़ही मज़ाहिब के लिए 4 मदरसे कायम किए। मुतादिद शहरों में खूबसूरत मसाजिद तामीर करवाएं, जिनके साथ मदारिस भी काम करते थे। उन्होंने फ़ौज को महज इंतकामी जज्बे से कभी किसी मुहिम पर रवाना नहीं किया। जब भी फ़ौज जंग के लिए रवाना होने लगती तो उसे सख्ती से यानी फ़ौज को सख्ती से ताकीद की जाती कि वह आवाम की जान व माल को कोई नुकसान न पहुँचाए। सुलेमान क़ानूनी को सल्तनत उस्मानिया का शाहजहाँ भी कहा जाता है। उनके दौर के मशहूर तरीन मेमार यानी आर्किटेक्ट सनान पाशा थे। सुल्तान के दौर में जो मसाजिद तामीर हुई उनमें बुलंद तरीन मकाम जामे सुलेमानिया का है, जो 1550 से 1556 के दरमियानी अरसे में तामीर हुए। ये अजीम मस्जिद शहर कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर तामीर की गई और आज भी मौजूद है। सुल्तान की खबर मस्जिद के शहर में मौजूद है और वहीं सुलेमान सानी और कई दिगर उस्मानी ख़वातीन की कब्रें भी हैं। इसमें शुबा नहीं कि 16वीं सदी में तुर्कों की अजीम शान कामयाबी का सबब उनकी ज़बरदस्त फ़ौजी क़ुव्वत और अपनी कौमी अज़मत का एहसास था, लेकिन इस कामयाबी का असल सबब ये भी था कि सल्तनत की जिम्मेदारियां एक ऐसे फरमा रवां के हाथ में थी जो दौलत उस्मानिया का सबसे बड़ा ताजदार और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था।
उम्मीद करते हैं कि यह एपिसोड भी आपको पिछले एपिसोड्स की तरह खूब पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए BBN चैनल।